नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने 50% टैरिफ लगाया और अब एक और बड़ा एक्शन ले लिया। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कार्यकाल में हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद कमजोर दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप बार बार हिंदुस्तान को अपनी शर्तों के मुताबिक झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी दाव या पेच जब काम नहीं आया तो अब उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के साथ एक ही सूची में डाला, जिस पर विवाद छिड़ना तय है। तो क्या है ये ट्रंप का नया फरमान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने किया नाटो देशों जैसा समझौता, एक पर हमला माना जाएगा, दोनों पर हमला। हिंदुस्तान की बढ़ सकती है चिंता। संयुक्त राष्ट्र में भारत का कड़ा रुख, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की उठाई मांग, कहा आतंकियों के लिए उस धरती का नहीं होने दिया जा सकता इस्तेमाल। फिर अशांति की तरफ बढ़ रहा नेपाल, ओली से लेकर प्रचंड तक अड़े, जेनजी भी झुकने को तैयार नहीं, क्या फिर भड़केगी हिंसा। और चलते चलते में देखेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा को, क्यों लोगों के बीच फैला खौफ। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में क्रिप्टो कॉइन, अमेरिकी संसद के बाहर लगा ट्रंप का 12 फीट ऊंचा गोल्डन स्टैच्यू। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों का वित्तीय बाजारों में संघीय सरकार की भूमिका पर बहस छेड़ने का उद्देश्य। ट्रंप ने देश को बांट दिया है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा बोले चार्ली कर्क की जान लेने की घटना के बाद दोहरे मोड़ पर अमेरिका, ये हम सभी के लिए खतरा। मिस्र के म्यूजियम से गायब हुआ 3000 साल पुराना किंग ब्रेसलेट, फराओ ने अपने हाथ में था पहना, शुरू हुआ ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की से की बातचीत, कहा नेपाल को भारत का पूरा समर्थन, हिंसा में हुई मौतों पर जताया दुख। तो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों में बीते कुछ वक्त से काफी तनाव देखा जा रहा है और इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के फैसलों के चलते हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते सामान्य नहीं रह गए। पहले ही ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। कश्मीर पर ट्रंप मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिश को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू में रखना चाहते हैं, दोनों को वो बराबर बराबर मान रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ट्रंप की इस नीति का लगातार विरोध कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक समान बता दिया और इस बार फिर ट्रंप के बयान पर हिंदुस्तान भड़का हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 देशों को ड्रग तस्करी और अवैध ड्रग प्रोडक्शन करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें भारत के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, बोलिविया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप सरकार का कहना है कि नए तरह के केमिकल्स के नशे, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फेंटेनिल जैसे ड्रग्स की अवैध तस्करी अमेरिका के लिए बड़ी समस्या है। ड्रग तस्करी ने अमेरिका में राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इसकी वजह से 18 से 44 साल के उम्र के अमेरिकी नागरिकों की मौत की सबसे बड़ी वजह यही ड्रग संकट बन चुका है। अमेरिका के इस प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन रिपोर्ट में भारत का नाम ड्रग ट्रांजिट देश के तौर पर लिया गया है, लेकिन जिस तरह इस लिस्ट में भारत का नाम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ जोड़ा गया, उसे लेकर हिंदुस्तान में खलबली मच गई है। हिंदुस्तान की जनता ट्रंप के इस फैसले से नाराज है। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पहले अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच ट्रेड डील को लेकर असहमति, उसके बाद रूस युद्ध में फंडिंग का आरोप लगाते हुए भारत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया। इन सभी घटनाक्रमों ने दोनों देशों के रिश्तों में खींचतान पैदा कर दी है। लेकिन जब भारत को झुकाने में ट्रंप का कोई भी दाव काम नहीं आया तो उन्होंने यूरोपीय देशों से भी भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। G7 देशों पर इसके लिए दबाव बनाया, लेकिन मौजूदा वक्त में दुनिया के मंच पर भारत की मजबूत स्थिति ने उनके सारे पैतरों को फेल कर दिया। ऐसे में अब वो ड्रग तस्करों की लिस्ट में भारत का नाम जोड़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इन हालात में देखना यह होगा कि अमेरिका के इस कदम के खिलाफ अब भारत क्या रुख अपनाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। मई में 4 दिन तक चली जंग में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था।
पाकिस्तान को इस बात का डर भी लग रहा था कि भविष्य में भी हिंदुस्तान के साथ उसका टकराव हो सकता है, और जिस तेजी से हिंदुस्तान की सेना खुद को मजबूत बना रही है, ऐसे में आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान इस कोशिश में जुटा हुआ है कि मुस्लिम देशों का एक सैन्य संगठन तैयार किया जाए। हाल ही में दोहा में हुई 60 इस्लामिक देशों की बैठक में पाकिस्तान ने यह कोशिश भी की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से नाटो की तर्ज पर रक्षा समझौता जरूर कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ, उसमें दोनों में से किसी भी एक देश पर आक्रमण को दोनों ही देशों पर हमला माना जाएगा। दोनों देशों की तरफ से जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप किया जाएगा। सऊदी अरब की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। तो वहीं हिंदुस्तान की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। सरकार इससे जुड़े भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर प्रभावों का अध्ययन करेगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यानी पाकिस्तान इस समझौते का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ कर सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सऊदी अरब के हिंदुस्तान से भी अच्छे संबंध हैं। जिस समय पहलगाम की घटना हुई, पीएम मोदी उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सऊदी का रुख हिंदुस्तान की तरफ ही झुका हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे में सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच अगर टकराव हुआ तो क्या सऊदी भी जंग में हिस्सा लेगा? ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान को लेकर भारत के बड़े बयान की। तो अफगानिस्तान में तालिबान शासन को अब तक संयुक्त राष्ट्र में मान्यता नहीं मिली है, लेकिन अब हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र में बड़ा स्टैंड ले लिया है। उसने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की मांग उठाई है। यूएन असेंबली में अफगानिस्तान के मुद्दे पर बहस के बीच भारत के यूएन में स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का पक्षधर और सहयोगी है। उसकी धरती को आतंकवाद के अड्डे के रूप में अब और इस्तेमाल नहीं होने दिया जा सकता। काबुल अपनी धरती का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और आईएसआईएल जैसे किसी भी आतंकवादी संगठनों के लिए न होने दे। इस दौरान पी हरीश ने 22 अप्रैल की पहलगाम घटना को लेकर अफगानिस्तान के रुख का भी जिक्र किया और उसका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से 2 बार बातचीत भी की है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान से आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए केवल दंडात्मक कार्रवाई से समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति के लिए एक नई सहानुभूतिपूर्ण और व्यावहारिक नीति अपनाने की जरूरत है, जो सकारात्मक रवैये को प्रोत्साहित करे और हानिकारक तत्वों को हतोत्साहित करे। लेकिन इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत का उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को मजबूत करना है। बीते कुछ वक्त में भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में काफी नरमी आई है। अफगानिस्तान ने दिल्ली में काबुल का दूतावास खोलने की भी मांग की थी। भारत की तरफ से अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद भी पहुंचाई जाती रही है। खुद पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में बताया कि हाल ही में अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सबसे पहले मदद भेजने वाले देशों में भारत शामिल था। उन्होंने कहा कि भारत ने तुरंत 1000 फैमिली टेंट और 15 टन खाद्य सामग्री प्रभावित इलाकों में पहुंचाई। अगस्त 2021 से अब तक भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 50,000 टन गेहूं, 330 टन से ज्यादा दवाइयां और टीके, 40,000 लीटर कीटनाशक और अन्य जरूरी सामग्री भेज चुका है। और अब भारत ने अफगानिस्तान को मजबूती से बसाने की मांग उठाई है, जिससे आतंकवाद को खत्म किया जा सके। भारत का यह रुख पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान और भारत के बीच दोस्ती गहराती नजर आ रही है, उससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है। उसके एक तरफ पड़ोस में अफगानिस्तान है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान। यानी अब अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ किसी संघर्ष में उलझता है तो वो अपनी दोनों सीमाओं पर घिर सकता है। पिछली बार अफगानिस्तान ने पहलगाम घटना की केवल निंदा की थी, लेकिन आने वाले वक्त में कोई बड़ी कार्रवाई भी देखी जा सकती है। भारत की विदेश नीति का ही असर है कि तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल में फिर बिगड़ते हालात की। तो नेपाल में 9 सितंबर को तख्ता पलट हुआ था। 12 सितंबर को सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। हालात सामान्य होते दिख ही रहे थे कि एक बार फिर देश में तनाव देखने को मिल रहा है।
आशंका ये जताई जा रही है कि देश में एक बार फिर हिंसा भड़क सकती है। केपी शर्मा ओली के तख्ता पलट के बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार ने साफ कर दिया है कि 6 महीने में नए चुनाव करा लिए जाएंगे। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि वो पहले के नेतृत्व से बेहद नाराज हैं और नहीं चाहते कि सत्ता फिर उनके हाथ में आए। लेकिन सियासी दल किसी भी तरह के बदलाव के लिए तैयार नहीं दिख रहे। प्रमुख नेता अपनी पार्टी की कमान किसी और को देने को तैयार ही नहीं है। नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर के नेता पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने की बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेपाल में अभी भी इन तीनों ही दलों की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। यानी अगर चुनाव हुए तो ये दल ही सत्ता में आएंगे और जेनजी प्रदर्शनकारियों का आंदोलन का परिणाम शून्य हो जाएगा। बात नेपाली कांग्रेस की करें तो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे शेर बहादुर देउबा इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल भी इससे अलग नहीं है। ओली का कहना है कि पार्टी उन्होंने बनाई है, इसलिए वो अपनी पार्टी की कमान किसी और को नहीं सौंपेंगे। वहीं पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर भी इसी रास्ते पर चल रही है। प्रचंड पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आगामी चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी और सरकार का गठन करेगी। लेकिन जेनजी प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सत्ता की बागडोर नए हाथों में ही जाए और पुराने नेता अपना पद छोड़ें। और अगर जेनजी की ये मांग पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर जेनजी नेपाल की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे नेपाल में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा की। तो हमारे देश के केरल राज्य में इन दिनों एक अजीब और जानलेवा बीमारी ने लोगों के बीच डर पैदा कर दिया है। इस बीमारी की वजह है एक छोटा सा जीव जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नाइग्लेरिया फाउलेरी है। ये अमीबा इंसानी दिमाग में घुसकर उसे अंदर से खाना शुरू कर देता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह अमीबा ताजे पानी जैसे झीलों, नदियों, गर्म झरनों और यहाँ तक कि गंदे स्विमिंग पूल्स में भी पाया जाता है। ये नाक के जरिए शरीर में दाखिल होता है और दिमाग तक पहुंच जाता है। एक बार दिमाग में पहुंचने के बाद ये वहां के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। ये बीमारी जितनी रेयर है उतनी ही खतरनाक भी। केरल में इस साल इसके 65 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं और 18 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हालांकि ये बीमारी संक्रामक यानी कॉन्टेजियस नहीं है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण है उल्टी, सिर दर्द, बुखार और थकान। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है गर्दन में अकड़न, भ्रम और दौरे पड़ने लगते हैं। ये लक्षण दिखने के बाद ज्यादातर लोग 1 से 18 दिनों के अंदर कोमा में चले जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अमीबा दिमाग में मौजूद कुछ रसायनों की तरफ आकर्षित होता है। एक बार नाक में दाखिल होने के बाद ये सीधे दिमाग के अंदर पहुंच जाता है और वहां मौजूद बैक्टीरिया की बजाय दिमाग को ही खाने लगता है। दिमाग के इम्यून सिस्टम भी इस अमीबा से लड़ नहीं पाते, जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है, जो आखिरकार जान जाने की वजह बनती है। ये जानकारी लोगों को जागरूक करने के लिए काफी अहम है, ताकि वो पानी वाली जगहों पर नहाते समय सावधानी बरतें, खासकर अपनी नाक को पानी से बचाएं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।